नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपनी कल की क्लास में हमने वाक्य रचना पार्ट एक बनावट के हिसाब से रचना के अनुसार उनके कितने भेद होते हैं इसका अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज की क्लास वाक्य रचना भाग 2। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, ये हमने कल पढ़ा। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम दूसरा पार्ट में अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद पढ़ रहे हैं। वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य कौन से होते हैं? हम कह सकते हैं ये साधारण वाक्य भी होते हैं। इनमें किसी चीज़, किसी कार्य का होना सामान्य रूप से होने का बोध होता है। ये पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। इस तरह के वाक्यों को विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस जिससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है, विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं किसान हल चलाता है। हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि किसान क्या काम करता है, वो हल चलाता है। तो इस तरह के सेंटेंस या वाक्य विधानार्थक वाक्य होते हैं, जहाँ हमें सीधा किसी चीज़ का पता चले, वो भी पॉजिटिव रूप में। वाक्यों का दूसरा रूप होता है निषेधार्थक। जैसा कि निषेधार्थक, निषेध का मतलब होता है न, जहाँ पर मना हो। अर्थात नकारात्मक, जितने भी नकारात्मक वाक्य होंगे वो निषेधार्थक की श्रेणी में आएंगे। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, किसान हल नहीं चलाएगा, राम स्कूल नहीं जाएगा, बारिश नहीं हो रही है। मतलब जहाँ भी नकारात्मक दिखाई दे, नकारात्मकता दिखाई दे, आप समझ जाइए कि वहाँ पर निषेधार्थक वाक्य होते हैं। इसके पश्चात अर्थ की दृष्टि से तीसरा जो प्रकार होता है वो है इच्छार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें बोलने वाले की, अर्थात जो कह रहा है, जिस वाक्य को जो कह रहा है, वक्ता की इच्छा का, कामना का, आशीर्वाद का या आशा आदि के भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्य इच्छार्थक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए, आओ मिलकर पढ़ाई की जाए। यहाँ पर जो भी वक्ता है वो अपने अन्य दोस्तों से कह रहा है कि आओ हम मिलकर पढ़ाई करें, यानी कि वो इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मिलकर पढ़ाई की जाए। इसी तरह से दूसरा वाक्य हम देखते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पर उसकी क्या इच्छा है? वो आशीर्वाद दे रहा है। जो भी वक्ता है वो क्या कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा है किसी को कि आपका भगवान भला करे। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो इच्छार्थक वाक्य कहलाएंगे। 3 वाक्य देखे, पहला विधानार्थक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा इच्छार्थक। चौथा होता है प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाची वाक्य। ये क्या होते हैं? जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाए, अर्थात वक्ता कुछ कहे और आपको उसका उत्तर देना अनिवार्य हो जाए, मतलब अनिवार्य हो जाए, तो वहाँ प्रश्नवाची वाक्य होंगे। बस सीधा आपको ये याद रखना है, अगर वक्ता कुछ कह रहा है और उसका उत्तर देना सामने वाले को, जिससे कह रहा है, उसका अनिवार्य हो, तो प्रश्नवाची होगा। इसमें प्रश्नवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या, कैसे, क्यों, कहाँ आदि। जैसे उदाहरण के लिए, क्या तुम कल मेरे घर आओगे? अब मैंने आपसे पूछा, क्या तुम कल मेरे घर आओगे? अब आपको हाँ या ना में उत्तर देना ही पड़ेगा।
तो इसका मतलब ये प्रश्नवाची वाक्य है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग तो होता है, लेकिन वो प्रश्नवाची वाक्य नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी प्रश्न का, जिस भी सेंटेंस का आपके लिए उत्तर देना अनिवार्य हो, यानी कि कोई उत्तर निकले, वही प्रश्नवाची वाक्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, चाहे उसमें प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग किया गया हो। इसी प्रकार से अगला वाक्य होता है हमारा आज्ञार्थक, यानी कि आज्ञावाची वाक्य। जिन ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे हम किसी को आज्ञा दें, आदेश दें, या किसी से प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट हों, किसी को हम परमिशन दे रहे हों, किसी को आज्ञा दे रहे हों कि ऐसा करो, तो इस तरह से जितने भी वाक्य होंगे वो आज्ञार्थक वाक्य होंगे। तुम अब नहीं, कहीं नहीं जाओगे, उदाहरण के लिए तुम अब कहीं नहीं जाओगे, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, आदेशात्मक है। तुम अब कहीं नहीं जाओगे, हम कह सकते हैं यहाँ पे आज्ञा दी गई कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, ये आदेशात्मक हो गया। जाओ, जाकर सो जाओ, आज्ञा दी जा रही कि जाओ, जाकर सो जाओ। तो इस तरीके से जो वाक्य होंगे जहाँ पर कोई आदेश का भाव, आज्ञा का भाव प्रकट हो, वो आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक वाक्य कहलाएंगे। हमारा जो अगला प्रकार है छठा, वो है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य वह वाक्य होते हैं जो किसी चीज के लिए की तरफ संकेत करते हैं, यानी कि किसी न किसी शर्त की पूर्ति की ओर संकेत किया जाता है, कि जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। यानी कि जो सेंटेंस में कहा गया है उसकी एक क्रिया तभी पूरी होगी जब दूसरी क्रिया का उस पर प्रभाव रहेगा, यानी कि एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर होता है। ऐसे संकेतार्थक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब यहाँ क्या क्रिया है? पहली क्रिया है वर्षा होना और दूसरी क्रिया है फसल का अच्छा होना। अब दोनों क्रियाओं में क्या संकेत मिल रहा है कि फसल तभी अच्छी होगी जब बारिश होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो यानी कि फसल भी खराब होगी। तो हमें संकेत मिल रहा है यहाँ पे ये वर्षा का अच्छा होना अति अनिवार्य है। दूसरा उदाहरण है, यदि दवा लोगे तो जल्दी ठीक होगे। यहाँ पर दवा लेने से किसी बीमारी के ठीक होने का संकेत किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस तरह के सेंटेंस जो वाक्य जो होंगे वो संकेतार्थक वाक्य होंगे। अगला प्रकार है संदेहार्थक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जहाँ पर कोई संदेह या संभावना की झलक दिखाई दे, जहाँ पर किसी चीज़ के होने का संदेह हो, यानी कि संभावना प्रदर्शित हो रही हो, तो वो संभाव सूचक या संदेहार्थक वाक्य कहलाएंगे। उदाहरण के लिए, वह खाना खा चुका होगा, संकेत किया जा रहा है, संदेह, संभावना प्रकट की जा रही है कि शायद उसने खाना खा लिया होगा। शायद मैं खेलने जाऊंगा, यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है कि हो सकता है मैं खेलने जाऊं, जरूरी नहीं है कि खेलने जाए, हो सकता है जाऊं, जरूरी नहीं कि उसने खाना खा लिया हो, लेकिन संभावना है कि शायद खा लिया होगा। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे वो संदेहार्थक या संभावना सूचक वाक्य कहलाएंगे। अगला प्रकार है विस्मय आदिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे शोक, घृणा, हर्ष आदि के भाव प्रकट हों, वो विस्मय आदि सूचक होते हैं। जब हम अचानक अपनी खुशी का इजहार करते हैं, दुख का इजहार करते हैं, तो कुछ शब्द हमारे मुंह से अनायास निकल जाते हैं, जैसे वाह, वाह क्या सुंदर, कितना सुंदर दृश्य है, अरे ये क्या हो गया, ओहो ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, जहाँ पे विस्मय का, दुख का, हर्ष का, खुशी का इजहार हो रहा हो, वो विस्मय आदि सूचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम प्रयोग के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं इसका अध्ययन करेंगे।
मित्रों, प्रयोग के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला, कर्तवाच्य वाक्य, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात उदाहरण के लिए अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। यहाँ पे जोर किस पे आ रहा है? अध्यापक पे। अध्यापक क्या है? करता है। अध्यापक क्या कर रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके के वाक्य जहाँ पर भार कर्ता के ऊपर पड़े, कर्तवाक्य वाक्य कहलाएंगे। इनमें कर्ता प्रधान होता है। दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य वाक्य, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, अर्थात जहाँ भार कर्म पर पड़े। जैसे छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। अब यहाँ जोर किस पे आ रहा है? कि छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या? हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी पे जोर आ रहा है। यहाँ पे कर्म पे जोर डाला जा रहा है, कर्म पे भार आ रहा है। यानी कि कर्म प्रधान वाक्य जो होते हैं वो कर्मवाच्य वाक्य भी कहलाते हैं, कर्म प्रधान वाक्य भी कहलाते हैं। तीसरा प्रकार होता है भाववाच्य वाक्यों का, जहाँ पर कथन का भार, यानी कि जो कहा जा रहा है उसका भार क्रिया पर पड़े। पहले में क्या था? कर्ता पे पड़ रहा था, दूसरे में कर्म पे। अब भार किस पे है? क्रिया पे। क्रिया जहाँ पर मुख्य भूमिका निभाता है। ऐसे वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं और अकर्मक क्रिया से युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें मेरी माता जी से खाना नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कोई काम नहीं हो रहा है। भाव प्रकट हो रहा है कि अब माता जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं या इतनी असमर्थ हो गई कि वो खाना नहीं बना पाती हैं। मेरे पिताजी अब चल नहीं पाते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, जहाँ पे नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा हो, अकर्मक क्रिया हो, वो भाववाच्य वाक्य कहलाते हैं। इस तरीके से हमने वाक्य के बारे में अध्ययन किया। अपनी अगली वीडियो में हम शब्द रचना और वाक्य रचना पर प्रश्नोत्तरी लेके आ रहे हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का और वीडियोस की जानकारी समय पे मिलती रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। हम इसमें कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जनरल नॉलेज, जीएस और इंग्लिश को भी शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इसको देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। नमस्कार।